हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेद श्री क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका टॉपिक शिक्षा में समान अवसर, मतलब एजुकेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटी। अब देखिए, शिक्षा में समान अवसर का मतलब क्या है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी धर्म, उसके जाति, ऊंच नीच, किसी भी भेदभाव के बिना शिक्षा का समान अवसर मिले, हर व्यक्ति की शिक्षा तक पहुंच हो। ठीक है, ये कहती है आपकी इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन। ठीक है, अब देखिए, सामान्यतः यह दावा किया जाता है कि प्रत्येक छात्र उच्च गुणवत्ता की शिक्षा तक समान पहुंच होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसे ही बस आपको खाली साक्षर नहीं बनाना है, आपको गुणवत्ता वाली शिक्षा देनी है। और इसके लिए आपको क्या करना है, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। मतलब स्कूलों में आप किसी भी रूप में एडमिशन डिनाई ना करें, किसी ऐसी जाति का है, किसी विशेष धर्म का है, किसी विशेष भाषा को बोलता है, इसके नाम पर कभी भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसे शिक्षा से वंचित नहीं रखना है। इसके लिए हमारी भारत सरकार जो है उसने संविधान में कुछ नियमों को रख के कुछ प्रावधान ऐसे किए हैं जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक छात्र को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले, उसकी पहुंच शिक्षा तक हो। ठीक है, तो भारत संविधान भारत में शिक्षा के विकास के लिए कुछ निर्देश और सुझाव देता है जिन्हें संवैधानिक प्रावधान भी कहा जाता है। इन संवैधानिक प्रावधानों को कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं जिससे कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन के गोल को अचीव किया जा सके, सबके लिए शिक्षा का समान अवसर जो है हम ला सकें, इसके लिए क्या प्रावधान है, उसी के विषय में हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि शिक्षा क्या है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे संविधान में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं इंग्लिश में। तो आपकी एक सेंट्रल की लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है। जो आपकी सेंट्रल की लिस्ट होती है उसमें जो टॉपिक्स होते हैं उस पर सिर्फ केंद्र ही कानून बना सकती है, कोई नियम बना सकती है, और जो स्टेट लिस्ट होती है उस पर सिर्फ स्टेट या राज्य ही कानून बना सकते हैं। लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट जो समवर्ती सूची होती है, इसमें उन टॉपिक्स को रखा जाता है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो समवर्ती सूची में रखा गया है शिक्षा को 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 यानी 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, जिसमें शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। मतलब केंद्र और राज्य दोनों को इस पर कानून बनाने का अधिकार है, या दोनों को इस पर निर्णय लेने का अधिकार है। अब देखिए, दूसरा है हमारा कि जन्म से 6 वर्ष की आयु तक बच्चे की देखभाल और शिक्षा। 86 एक अमेंडमेंट हुआ था संविधान संशोधन 2002 में, और इसके अकॉर्डिंग जो आपका अनुच्छेद 45 है उसमें यह कहा गया है कि 6 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक प्रत्येक बच्चे के लिए बचपन की जो देखभाल और शिक्षा का आयोजन है वो किसके द्वारा किया जाएगा, वो राज्य के द्वारा किया जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 45 जो है वो आपका डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब राज्य की जिम्मेदारी हो जाती है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं जिनके ऊपर राज्य को क्या करना होता है, अमल करना होता है। तो उसमें यह कहा गया है कि जो 6 वर्ष की आयु तक, जब तक बच्चा नहीं हो जाता, 6 वर्ष की आयु को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक की उसकी देखभाल, उसके भरण पोषण और उसकी शिक्षा का ध्यान कौन रखेगा, स्टेट रखेगी। इसी के तहत जो आंगनवाड़ी वगैरह में जो पुष्टाहार योजना चलाई जाती हैं, जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह, जो भी अनाज के पैकेट्स वगैरह मिलते हैं बच्चों को, इसके अलावा जो उनको बेसिक शिक्षा दी जाती है आंगनवाड़ी के तहत, वो सब इसी के अंतर्गत होता है। ठीक है, क्योंकि 6 वर्ष तक बच्चे की देखभाल करना वो किसका कार्य है, वो स्टेट का कार्य है। ठीक है, फिर देखिए, 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का आयोजन करना। तो 86 संविधान संशोधन में ही 2002 में जो आया था उसमें ये कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्हें मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। अब देखिए, ये पहले क्या था, ये डीपीएसपी में था। इसके बाद क्या किया गया, इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे एक मौलिक अधिकार बनाया गया, यानी कि ये हर बच्चे का फंडामेंटल राइट है। 6 to 14 ईयर्स के अंदर जो भी बच्चे आते हैं उनका फंडामेंटल राइट बन गया है कि वो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन 2005 में आपका आया था नेशनल नॉलेज कमीशन, जिसे आप राष्ट्रीय ज्ञान आयोग भी कहते हैं, और उनका ये कहना था कि सिर्फ फंडामेंटल राइट बनाने से, मौलिक अधिकार बनाने से काम यहाँ पर नहीं होगा, हमें इसे एक कानून के रूप में पारित करना होगा जिससे कि इसको पूरी तरीके से लागू किया जा सके और इसको सब लोग फॉलो करें। और फिर 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाया गया
जिसे 2009 में पारित किया गया था और 1 अप्रैल 2010 से इसे कानून के रूप में लागू कर दिया गया। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 में आपका जो RTE 2009 है वो लागू कर दिया गया था। ठीक है, इसके तहत आपको याद रखना है क्या है, 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्हें मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जानी। फिर है आपका शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश का समान अधिकार। तो हमारा जो संविधान का अनुच्छेद 29 है उसमें यह कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, पंथ और रंग के आधार पर सरकारी या सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखिए, सरकारी जो स्कूल होते हैं उनमें तो पूरी तरीके से जो पैसा आता है वो किसकी तरफ से आता है, जो वित्त की व्यवस्था की जाती है वो सरकार की तरफ से की जाती है। इसके अलावा जो सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान होते हैं जिन्हें आप एडेड स्कूल्स कहते हैं, सेमी गवर्नमेंट होते हैं वो, तो उसमें कुछ हिस्सा जो है वित्त का या कुछ पैसा जो है वो सरकार का लगता है। ठीक है, पूरी तरीके से नहीं, लेकिन कुछ हिस्सा सरकार भी उस पर देती है। तो वो सेमी गवर्नमेंट होते हैं, अर्ध सरकारी या एडेड कहते हैं इनको, तो सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान होते हैं। इन दोनों ही तरीके के शिक्षण संस्थानों में किसी भी बच्चे को उसके धर्म, मूलवंश, जाति, पंथ, रंग के आधार पर एडमिशन डिनाई नहीं किया जा सकता। आप ये कहकर इन आधारों के ऊपर आप बच्चे को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते। ठीक है, फिर हमारा महिला शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 15(3) में यह कहा गया है कि अन्यथा विशेष रूप से उल्लिखित कोई प्रावधान राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगा। मतलब अगर अलग से जब तक नहीं कहा गया है तब तक अगर सरकार चाहे, कोई भी राज्य सरकार चाहे, तो वो महिलाओं और बच्चों के हक को बचाने के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। वैसे नहीं तो आपका जो राइट टू इक्वेलिटी है उसके अकॉर्डिंग तो सबको समान अधिकार होते हैं ना, लेकिन राज्यों से ये भी कहा गया है, हमारे अनुच्छेद 15(3) में ये भी कहा गया है कि अगर महिलाओं और बच्चों के हक को बचाना है, उनका कोई अधिकार का हनन हो रहा है, उसके लिए अगर राज्य सरकार को लगता है कि कोई विशेष प्रावधान करने की आवश्यकता है तो आपको कोई भी मनाही नहीं है, आप वो विशेष तरह का प्रावधान बच्चों और महिलाओं के लिए कर सकते हैं। ठीक है, महिलाएं शिक्षा से वंचित ना रह जाएं। ठीक है, बच्चे जिन्हें शिक्षा का महत्व उस समय नहीं पता होता, अगर उन्हें किसी कार्य में लगा दिया जाए, ठीक है, व्यवसायिक कार्य में लगा दिया जाए, ये भी गलत है। तो जिस समय उनका शिक्षा का समय है तो उन्हें उस समय शिक्षण संस्थानों में ही एडमिशन लेना चाहिए। तो इस केस में इन महिलाएं और बच्चे जो हैं शिक्षा से वंचित ना रह जाए, इसके लिए अगर राज्य चाहे तो विशेष प्रावधान कर सकती है। ठीक है, फिर है कमजोर वर्गों SC और ST के बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान। SC और ST के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए। अनुच्छेद 46 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा और उन्हें सामाजिक अन्याय और किसी भी प्रकार के शोषण से बचाएगा। तो जो हमारे समाज के कमजोर वर्ग हैं उनके लिए विशेष रूप से कहा गया है कि उनकी शैक्षिक हित या आर्थिक हित जो है उनका हनन नहीं होना चाहिए और ये राज्य की जिम्मेदारी है कि वो इनके ऊपर किसी भी तरह का अन्याय ना होने दे, इन्हें शिक्षा और आर्थिक हितों से वंचित ना रहने दे। ठीक है, और किसी भी प्रकार से इनका शोषण ना होने दे। जैसे कि आप जानते भी होंगे कि अगर एडमिशन की फीस वगैरह अगर कही जाती है तो इनको विशेष यहाँ पर छूट दी जाती है। अगर एग्जामिनेशन फॉर्म्स फिल करने हैं, परीक्षाओं के लिए फॉर्म्स फिल करने हैं, तो वहां पर इनकी फीस कम रखी जाती है, अलग से आरक्षण दिया जाता है। तो वो सब इसी के तहत होता है। जो कमजोर वर्ग है उनको ऊपर लाने के लिए, इन्हें सामाजिक रूप से इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इसलिए ये सब प्रावधान किए गए। फिर अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा की विशेष व्यवस्था। तो अल्पसंख्यक यानी हमारी माइनॉरिटीज हो गई, जैसे क्रिश्चियंस जो हैं वो हमारे देश में माइनॉरिटी में आते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 30 में 2 प्रावधान किए गए। पहला ये कि सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हो, उन्हें अपने पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। तो जो माइनॉरिटी ग्रुप्स होते हैं उन्हें अपनी संस्कृति बचाने के लिए अपना धर्म और भाषा पर आधारित वो क्या कर सकते हैं, शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं और इन शिक्षण संस्थानों का वो प्रशासन खुद से देख सकते हैं। जैसे मिशनरी वाले स्कूल्स होते हैं ना आपके, ठीक है, कॉन्वेंट स्कूल्स होते हैं, मिशनरी वाले स्कूल्स होते हैं, तो इनको छूट है कि ये अपने धर्म और भाषा पर आधारित ऐसे शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। फिर राज्य किसी भी शिक्षा संस्थान के साथ जो अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा प्रबंधित हो, भाषा या धर्म के आधार पर सहायता प्रदान करने से भेदभाव नहीं करेगा। और अगर ये शिक्षण संस्थान सरकार से किसी तरह की सहायता मांगते हैं तो भाषा या धर्म के आधार पर इनको मना नहीं किया जा सकता कि आप अल्पसंख्यक समूह के हो, आप विशेष किसी इस भाषा के हो या धर्म के हो, इसके लिए इनको सहायता के लिए मना नहीं किया जाएगा, इनकी पूरी पूरी मदद की जाएगी। ठीक है,
फिर है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्राइमरी लेवल पर कहा गया है कि मातृभाषा में ही पढ़ाई कराई जाए। ठीक है, प्राइमरी कक्षाओं में कौन सी लैंग्वेज में होनी चाहिए, मदर टंग में या रीजनल लैंग्वेज। और अनुच्छेद 350A आपका ये कहता है कि प्राइमरी क्लासेस में मदर टंग यूज करने और मदर टंग में ही शिक्षण होने के लिए ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य को इसके लिए स्थानीय रूप से अगर किसी भी चीज की आवश्यकता है तो वो उन्हें प्रयास करने होंगे। और अगर राष्ट्रपति को लगता है कि किसी राज्य को विशेष रूप से निर्देश देने की जरूरत है ताकि वो वहां की जो मातृभाषा में जो शिक्षा देनी है उसके प्रावधानों को सुरक्षित करने के लिए उन्हें लग रहा है कि कुछ निर्देश देने जरूरी हैं, तभी यहाँ पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए जो प्रावधान है वो सुरक्षित रह पाएंगे, तो उसके लिए वो कर सकते हैं। और वैसे भी मदर टंग में जो टीचिंग है उसको बहुत अच्छा माना जाता है। अगर जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो मदर टंग में चले तो बच्चों को घर जैसा एनवायरनमेंट लगता है जिसमें बच्चे आसानी से सीख सकते हैं, बजाय उसके कि एक नई लैंग्वेज में बच्चा सीखे। वो अपनी मदर टंग में ही जब चीजों को सीखता है तो ज्यादा स्वाभाविक रूप से चीजों को समझ पाता है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे धार्मिक शिक्षा के लिए स्पष्ट निर्देश। अब देखिए धार्मिक शिक्षा के लिए स्पष्ट निर्देश क्या दिए हैं कि हमारा संविधान में जो अनुच्छेद 28 है वो यह स्पष्ट करता है कि सरकार द्वारा वित्त पोषित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई भी तरह की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब ऐसे शिक्षण संस्थान जहां पर सरकार का पूरी तरीके से पैसा लग रहा है, जैसे सेमी गवर्नमेंट हो गए, गवर्नमेंट हो गए, इनमें किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा देना निषेध है। धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती इन संस्थानों में। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि किसी भी बच्चे को सरकार द्वारा सहायता प्राप्त या वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थान में किसी भी धार्मिक पूजा या मंडली में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और किसी भी ऐसे शैक्षिक संस्थान जहां पर सरकार का पैसा लगा हुआ है वहां पर आप बच्चों को मजबूर नहीं कर सकते कि कोई विशेष तरह की आपने वहां धार्मिक पूजा रखी है और उसमें बच्चा जो है उसे अटेंड करे, ये नहीं किया जा सकता। ठीक है, अच्छा ये चीज जो है ये आपकी इस पर लागू नहीं होती है। जो अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा वाली विशेष व्यवस्था है ये इसमें लागू नहीं होती है, क्योंकि ये लोगों ने अपने शिक्षा संस्थान खोले ही अपने भाषा और धर्म को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए है। तो यहाँ पर अगर ये अपने धार्मिक कुछ भी कार्य करते हैं और उसमें अगर बच्चे इन्वॉल्व होते हैं तो यहाँ पर कोई मनाही नहीं, यहाँ पर ये धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम वैसे बात करें कि सरकारी स्कूलों की बात करें या अर्ध सरकारी स्कूलों की बात करें, जहां से भी अगर सरकार से किसी भी तरह का अगर पैसा मिल रहा है किसी शिक्षा संस्थान को, तो वहां पर कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और ना ही किसी धार्मिक पूजा या किसी कार्यक्रम में बच्चों को शामिल होने के लिए मजबूर किया जाएगा। फिर है आपका राष्ट्रीय महत्व की भाषाओं की शिक्षा। तो जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 344(1) है, ठीक है, इसमें 14 भाषाओं को राष्ट्रीय महत्व की भाषा घोषित किया गया था, लेकिन 2003 में 100वें संविधान संशोधन से इन आधिकारिक भाषाओं की संख्या बढ़ के 22 हो गई। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारे संविधान में राष्ट्रीय महत्व की भाषाएं घोषित की गई हैं वो हमारी कौन सी है, कितनी है, 22 है। ठीक है, तो जो हमारी रीजनल लैंग्वेज है इसीलिए उनको ऊपर लाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो किसमें दी जाए, मदर टंग में दी जाए, ताकि ये लुप्त ना हो जाए, क्योंकि सभी भाषाओं का की अपनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, फिर है राष्ट्रीय भाषा हिंदी का विकास। अब हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या है, हिंदी, और उसका भी विकास करना जरूरी है। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है और साथ ही 351 में यह उल्लेख किया गया है कि हिंदी का विकास करने के लिए विशेष प्रावधान किए जाएं। ठीक है, विशेष प्रयास किए जाएं। तो राष्ट्रीय महत्व की जो भाषाएं हैं उनको भी हमें साथ लेके चलना है, लेकिन जब हायर लेवल पर जरूरत होती है तब आप एक फॉरेन लैंग्वेज भी बच्चों को पढ़ाते हो या एक ऐसी लैंग्वेज जो उन्हें बाहर भी कम्युनिकेट करने के लिए, दूसरे स्टेट्स में, दूसरी कंट्रीज में कम्युनिकेट करने में हेल्प करे, इसलिए आपको एक और भाषा भी पढ़ाई जाती है। साथ ही साथ आपको राष्ट्रीय भाषा जो हमारी है हिंदी, उसके विकास में भी प्रयास करने हैं, उसको भी सीखना है। ठीक है, तो ये कुछ प्रावधान है आपके। इसके अलावा समावेशी शिक्षा जो है आपकी, इसमें क्या किया जाता है, सभी बच्चों को एक ही कक्षा में और एक ही स्कूल में पढ़ाया जाता है। इसका मतलब है हर तरह के बच्चे, ठीक है, चाहे वो विकलांग हो या नॉर्मल हो, अल्पसंख्यक भाषा बोलने वाले हो, किसी भी धर्म के हो, समुदाय के हो, उन्हें सबको एक साथ बैठा के पढ़ाया जाता है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी कुछ स्पेशल नीड्स होती हैं, जिनके लिए आपको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कुछ चेंजेस लाने की भी आवश्यकता है। जैसे कि अगर बच्चा विकलांग है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने स्कूल में उस बच्चे के हिसाब से कुछ विशेष प्रावधान भी करने पड़ेंगे जिससे कि वो बच्चा कंफर्टेबल हो सके। ठीक है, यही आपकी समावेशी शिक्षा है। एक और तरह की शिक्षा होती है आपकी एकीकृत शिक्षा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन, समेकित शिक्षा भी कहा जाता है इसे। ठीक है, और समावेशी शिक्षा क्या होती है आपकी, इंक्लूसिव एजुकेशन।
आज की जो एजुकेशन है वो किसके ऊपर फोकस करती है? इंक्लूसिव एजुकेशन पर। समेकित शिक्षा जो होती है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इसमें आप बच्चों को एडमिशन तो दे देते हैं, लेकिन आप उनके अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं करते कुछ भी अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसीजर में। ठीक है, आपने बस क्या किया, उनको एडमिशन दे दिया, आपने क्लास में साथ बिठा लिया, लेकिन आप उसके लिए कुछ विशेष रूप से कर नहीं रहे, मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे। जबकि इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या है, जब आप अलग अलग नीड्स वाले बच्चों को एक साथ बिठाते हैं तो आप उनके अकॉर्डिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में चेंजेस भी करते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि जेनी जो है उसे डिसलेक्सिया है, मतलब रीडिंग डिसेबिलिटी एक, वह कक्षा के साथ एक किताब का अध्ययन कर सके, शिक्षिका उसे पाठ पढ़ने के बजाय ऑडियो किताब सुनने के लिए कहती है। तो सब बच्चे जो है किताब पढ़ रहे हैं वो नहीं पढ़ सकते, उसको एक रीडिंग डिसेबिलिटी है, तो इसलिए उसको क्या दे दी है टीचर ने, एक किताब सुनने के लिए दे दी है। तो अगर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को आपने अपने क्लासरूम में शामिल किया है तो आप कुछ ना कुछ अपनी शिक्षण व्यवस्था में संशोधन भी करेंगे जिससे कि वो बच्चा लाभान्वित हो सके। इसी को इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। तो आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। जो कुछ पॉइंट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रावधान किए गए हैं जिससे कि सबको एजुकेशन के इक्वल राइट्स मिल सके, उनको आपको ध्यान में रखना है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा टॉपिक। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।